नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में सामाजिक न्याय वर्ग को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण बिहार में करने के संबंध में और श्री जीतन राम मांझी जी के कुछ एजेंडों की। 9 नवंबर 2023 भारतीय राजनीति के लिए एक अत्यंत ही युगांतकारी दिन माना जाएगा, क्योंकि उस दिन श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, जिसमें उप मुख्यमंत्री हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन की सभी पार्टियां 65% आरक्षण का प्रस्ताव लाई थी बिहार मंडल में, बिहार विधानसभा और परिषद में, जबकि ये सर्वसम्मति से पारित भी हुआ। इतना ऐतिहासिक दिन, चूँकि ये दिन वास्तव में ये दिन था हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को याद करने का, चाहे वो श्री ज्योतिबा फूले हों, श्रीमती सावित्रीबाई फूले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, डॉक्टर BR अम्बेडकर हों, श्री पेरियार रामासामी नायकर हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, श्री जगदेव प्रसाद हों, राम स्वरूप वर्मा हों, श्री ललई सिंह यादव हों, त्रिवेणी संघ के योद्धा हों, मान्यवर कांसी राम हों, और साथ ही वर्ष 1990 में मंडल रथ के संयोजक श्री शरद यादव और श्री रामविलास पासवान जी, इनको याद करने का दिन था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार में सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका था 1978 में, पिछड़ों अति पिछड़ों महिलाओं को आरक्षण देकर, उनके देहावसान के बाद उनके रथ को, उनके सामाजिक न्याय के रथ को बढ़ाने का काम किया श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, और बाद में श्री नीतीश कुमार जी, जो आज भी खड़े हैं सामाजिक न्याय के लिए। और आज देश की क्या स्थिति है यह पूरी दुनिया देख रही है। हमारा भारतीय लोकतंत्र जो हमेशा याद किया जाता था वसुधैव कुटुंबकम के लिए, उसकी आज क्या स्थिति हो गई है। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण दिन, ऐसे पावन दिन पर विधानसभा में श्री जीतन राम मांझी जी ने बात को भटकाने का काम किया, और वो भी निश्चित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से, कि चूँकि पूरे देश में 2 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया कास्ट सर्वे, जिसके लिए मीडिया भी कहती थी, बहुत सी मीडिया, कि इससे विद्वेष बढ़ सकता है समाज में। बहुत सी पार्टियों के नेता कहा करते थे कि विद्वेष बढ़ेगा इससे। कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। बिहार विधानसभा ने जब पारित कर दिया आरक्षण, तब भी कहीं पर कोई विवाद नहीं है, चूँकि कास्ट सर्वे के रिपोर्ट ने आंख खोल दी है और वैसी भी पार्टियों की जो बार बार कहते थे कि पिछड़े वर्ग की कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूरी मलाई खा रही है। रिजल्ट सामने है कि किनको क्या मिला। मैं श्री जीतन राम मांझी साहब के संबंध में कुछ बातें अवश्य कहना चाहूँगा कि 9 नवंबर के दिन उनको खुले तौर पर, खुले हृदय से बिहार सरकार की बड़ाई करनी चाहिए थी, विपक्ष में रहते हुए भी, NDA में भी रहते हुए, क्योंकि वे सामाजिक न्याय वर्ग से आते हैं। लेकिन आज वो खड़े किनके साथ हैं? जो सामाजिक न्याय के लिए कहते तो जरूर, लेकिन करते क्या हैं? ये बगल की उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अभी हाल में कि वो गाय की गिनती कराएंगे। मतलब आदमी की गिनती कराने से उनको बहुत कठिनाई है, लेकिन गाय की गिनती जरूर कराएंगे। वे खड़े हैं वैसी शक्तियों के साथ जो कहते हैं कि मंदिर से पूरे देश का भला होगा,
सामाजिक न्याय क्या भला, जब श्री मांझी साहब अपने आप को कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का फॉलोअर। उन्होंने कहा था कि जिस दिन कमज़ोर लोगों की भीड़ मंदिर के बजाय स्कूलों की ओर जाएगी, उस दिन उनके प्रगति का रास्ता खुलेगा। आज उन शक्तियों के साथ श्री मांझी साहब खड़े हैं, जो जरा याद करिए कि ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने बाबू जगजीवन राम का अपमान किया था, कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक महापुरुष के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो जबकि वो उप प्रधानमंत्री थे देश के, तब उस मूर्ति को गंगा जल से धोया गया था। श्री मांझी साहब को याद करना चाहिए कि जब वो 2014-15 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, वो मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी में एक मंदिर में गए थे, और मंदिर से जब वो निकले, उसके बाद उस मंदिर को खूब अच्छे ढंग से साफ सफाई की गई थी। और इस बात को उन्होंने कई मौक़ों पर कहा। वे बार बार कहा करते थे कि हिंदू धर्म में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, और आज उन्हीं शक्तियों के साथ वो करें। और 9 नवंबर को भी उनकी कुछ बातों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को हार्दिक कष्ट हुआ, और उस कष्ट के दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती है, मेरी गलती थी कि मैंने इन्हें मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठा दिया। श्री मांझी साहब को याद करना चाहिए कि आपसे पहले भी बिहार में 2 मुख्यमंत्री हो चुके हैं अनुसूचित जाति वर्ग से, लेकिन दोनों कुछ उच्च अनुसूचित जाति की महत्वपूर्ण जातियों से थे। लेकिन उसमें श्री भोला पासवान शास्त्री साहब का तो कहना ही क्या, वो महान स्वतंत्रता सेनानी, और उनको हर वर्ग आज भी याद करता है। वो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, भले उनकी कुल अवधि 4 महीने के आसपास थी। दूसरे मुख्यमंत्री वे श्री राम सुंदर दास साहब, लेकिन उनकी अवधि विवादास्पद है, चूँकि वो उस वक्त मुख्यमंत्री बनाए गए, उन्हीं मनुवादी शक्तियों के द्वारा सामने वो खड़े किए गए जिन्होंने विरोध किया जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार का। उनकी सरकार को गिराने का मांझी साहब को हृदय पर हाथ धरकर सोचना चाहिए। उस वक्त विरोध उनका किसने किया? जनता पार्टी के 2 घटक, जो मोरारजी देसाई साहब का जो नेतृत्व वाला संगठन कांग्रेस घटक था, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व वाला जो जनसंघ घटक था। उन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध श्री राम सुंदर दास साहब को खड़ा किया। यद्यपि श्री राम सुंदर दास साहब आजीवन सोशलिस्ट पार्टी के ही नेता थे, लेकिन जब मांझी साहब मुख्यमंत्री बनाए गए तो इनका क्या वजूद था उस वक्त जनता दल यूनाइटेड में, ये पूरा बिहार जानता है। ये ठीक है कि 1980 में वो MLA हो गए थे, कांग्रेस पार्टी की ओर से वो स्टेट मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन विधायक दल ने इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। श्री नीतीश कुमार जी चूँकि भावुक बहुत हैं, और इनकी भावुकता नज़र आई है जब समता पार्टी उन्होंने बनाई थी, और 1995 में समता पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई थी बिहार विधानसभा के चुनाव में, जिनमें 2 सीटों पर वो स्वयं जीते थे। तो उन्होंने न केवल हरनौत और चंडी की सीट से त्यागपत्र दिया, वरन बार के लोकसभा सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के अनुरोध पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया। जब वो रेल मंत्री थे, गैसल रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्री वाजपेयी साहब के अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सिर्फ 2 सदस्य जीते, तो इनको वस्तुतः बहुत कष्ट हुआ, और उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता को कोई पता भी नहीं था कि ये एक्चुअली क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। आज लगता है कि वास्तव में श्री नीतीश कुमार को उस वक्त रिजाइन नहीं करना चाहिए था, उनको संघर्ष करना चाहिए था, जैसे आज वो कर रहे हैं। जब पिछले साल
वो एनडीए से बाहर होकर महागठबंधन के साथ आए तो महागठबंधन की सरकार ने 4.5 लाख लोगों को लगभग नौकरियां देने का काम किया है। एक स्ट्रोक में 1,20,000 शिक्षक। तो श्री नीतीश कुमार जी का उखड़ना स्वाभाविक था। श्री मांझी साहब निश्चित तौर पर किसी न किसी दल के प्रभाव में आकर सामाजिक न्याय के संबंध में हमेशा ऐसी बातें किया करते हैं। श्री नीतीश कुमार जी ने विधायक दल की बैठक भी पहले नहीं बुलाई थी। जब नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया था तब विधायक दल का नेता ये चुने गए थे। अब मैं यहाँ पे पहले कुछ बातें कह दूं जो बार बार, ये चूँकि हमेशा से इनका ये रहा है कि कुछ न कुछ टिप्पणी प्रतिदिन करना है ताकि लोग, जनता जाने। लेकिन श्री मांझी साहब को यह जानना चाहिए कि अब दिनानुदिन जनता में ये भावना चली गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ एजेंडों के कारण इस तरह की बातें किया करते हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस लालू प्रसाद यादव जी पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, आपकी जो पार्टी हम है, क्या वो परिवारवाद पर आधारित नहीं है? आप खुद सोचिए। और जिस लालू प्रसाद यादव पर आप यदा कदा आरोप लगाते फिरते हैं, उस लालू प्रसाद यादव का योगदान यह है कि जब वो 1990 में मुख्यमंत्री बने तो मंच पर खड़े होकर वो कहते थे, ए भैंस चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए भेड़ चराने वालों, ए चूहा पकड़ने वालों, ए मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना करो, स्कूल जाओ। वो मुसहर बस्तियों में जाते थे और कलेक्टर, कमिश्नर और सभी सरकारी पदाधिकारी जाते थे वहाँ, और बच्चों को, मुसहर के बच्चों को साफ सफाई, उसको स्नान कराना, साबुन तेल का उपयोग करना, शैम्पू का उपयोग करना, ये सांकेतिक था जागृति देने का। लालू प्रसाद यादव जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्ष को आगे बढ़ाया और उन्होंने लोगों में बोलने की ताकत दी। आप याद कीजिए, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने एक स्ट्रोक में बिहार के सभी दफादार और चौकीदार को 1991 में सरकारी कर्मी घोषित कर दिया। उस दफादार चौकीदार में किस वर्ग के लोग थे, ये श्री मांझी साहब को आंकना चाहिए। याद कीजिए कि जब वो 2004 में रेल मंत्री हुए थे तो उन्होंने एक स्ट्रोक में देश भर के सभी कूलियों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया था। कूली किस वर्ग से आते हैं? ये है सोशल जस्टिस। जिस श्री नीतीश कुमार पर आप मांझी साहब प्रतिदिन आरोप लगाते फिरते हैं, आप उनके योगदान को याद करिए कि उन्होंने क्या क्या किया। जरा 2001 में जो ग्रामीण निकाय के चुनाव हुए हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, और 2002 में जो नगर निकाय के चुनाव हुए, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, जरा देखिए कि उसमें अनुसूचित जाति के कितने लोग क्या थे, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग क्या थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कितने लोग क्या थे। और आप रिजल्ट देखिए 2006 के ग्रामीण निकाय का और 2007 के नगर निकाय का, कि अनुसूचित जाति के कितने मेयर हुए, कितने जिला परिषद अध्यक्ष हुए, कितने प्रमुख हुए, कितने मुखिया हुए, कितने सरपंच हुए, कितने मेयर और डिप्टी मेयर हुए, कितने मुख्य पार्षद और पार्षद। इस चीज़ को याद रखिए। यह है नीतीश कुमार का सोशल रिवॉल्यूशन, जिसने क्रांति ला दी समाज में, कि जो सामंतवादी लोगों के सामने बैठ नहीं सकते थे वो बड़े बड़े पदों पर चले गए निर्वाचित होकर। और महिलाओं की बात करते हैं, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। आप कहते हैं जिन्होंने आरक्षण दिया नगर निकाय और ग्रामीण निकाय में, आप कहते हैं महिला विरोधी। महिलाओं को हर कैटेगरी में उन्होंने 50% आरक्षण दिया नगर निकाय और ग्रामीण निकाय में। उन्होंने महिलाओं को पहला से 5वां तक के शिक्षकों में 50% आरक्षण दिया। उन्होंने महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया पुलिस और दारोगा में 2009 ईस्वी में, और 2016 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया।
कि बिहार राज्य की सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित सेवाओं में उन्होंने 35% आरक्षण महिलाओं को दिया। ये पूरे देश के लिए अनोखा है। स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। ये है उनका दलित प्रेम, ये है उनका अति पिछड़ा वर्ग प्रेम, और ये है उनका महिलाओं के उत्थान की बात। पहले लड़कियों के लिए साइकिल हो, किताब हो, स्कॉलरशिप हो, बाद में फिर लड़कों के लिए, फिर हर वर्ग के लड़कियों के लिए, फिर कमज़ोर वर्ग के लड़कों के लिए मैट्रिक में प्रोत्साहन राशि, मैट्रिक पास करने पर डिवीज़न वाइज, फिर इंटर पास करने पर, फिर ग्रेजुएशन पास करने पर, टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4 लाख लोन। ये उनकी देन है सशक्तिकरण का। आज महिलाओं की साक्षरता दर 4 गुना बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी परिवार अब ऐसा नहीं होगा जिनके परिवार की महिलाएं पढ़ नहीं रही हैं। ये है महिला सशक्तिकरण होगा। उन्होंने महात्मा गांधी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के एजेंडा को बढ़ाते हुए गरीबों के हित में शराबबंदी लाई। इसको भी आपको याद करना चाहिए। बीपीएससी और यूपीएससी का पीटी परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि सभी लड़कियों को, और एससी, ईबीसी, अब तो बीसी वगैरह सभी को मिल रहा है। ये किनकी देन है? ये सशक्तिकरण है। मुफ्त ट्रेनिंग कमीशन के लिए और बीपीएससी और यूपीएससी के लिए, ये इनकी देन है। हर जगह जो अनुसूचित जाति के छात्रावास हैं, स्कूल हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो स्कूल हैं, उनका सशक्तिकरण, ये उनके देन। क्या क्या गिनाऊं? बिहार में जो सड़कें बनी हैं, जो पुल बने हैं, सभी ऑफिस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हुआ है, क्या ये उनको नहीं देखना चाहिए? तालीमी मरकज में कौन बहाल हुए, टोला सेवक में कौन बहाल हुए, जीविका दीदियाँ कितनी सशक्त हो रही हैं, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है? अब ये तो मैंने उनको दिखला दिया। अब मैं कुछ पीछे जाकर उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब इन्हें नेता चुनवा दिया श्री नीतीश कुमार जी ने, और इन्होंने जब शपथ लिया, तो मैं याद कराऊं कि मुझे नहीं आज तक याद है कि बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद किसी भी महापुरुष के प्रतिमा स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया हो। वे उनके जयंती पे या पुण्यतिथि पर जाते रहे सभी लोग, लेकिन आप गए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के प्रतिमा स्थल पर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ये बहुत खुशी की बात थी, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज किया। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना चाहिए था कि अब विधायक दल क्या, यह सच्चाई है, न केवल बिहार वरन पूरा देश जानता है कि आपको मुख्यमंत्री पद कहिए कि थाली में सौंपकर श्री नीतीश कुमार जी ने दिया। और उनके आदर्श पुरुष कौन हैं? उनके आदर्श पुरुष हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके आदर्श पुरुष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ महात्मा गांधी। आप अगर अम्बेडकर साहब के प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए तो इन महापुरुषों के भी कम से कम इनके स्मारक स्थलों पर भी आपको जाना चाहिए था। और जहां आप कहते हैं बार बार दलित दलित, बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा भी पटना में है, वहां पर भी आपको जाना चाहिए था, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए था। अब मैं ये बतलाऊं कि वो गए कहाँ डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रतिमा स्थल के बाद? कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, अब दिवंगत हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ गए उस दिन जिस दिन उन्होंने शपथ लिया है। क्या मैसेज गया पूरे राज्य में? क्या यह सामाजिक न्याय के लिए ये मैसेज था? जो ही मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने एक्शन में आए, ठीक है, आप सर जनता के लिए काम करते होते, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम करते होते, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने मंत्रिमंडल में एक गुट बनाया, ऐसा गुट, ऐसे मंत्रियों का गुट आपने बनाया कि जिनका उपयोग समय पर श्री नीतीश कुमार जी के विरुद्ध किया जा सके।
ये पूरे बिहार की जनता देख रही थी आपको। कोई सभी मुख्यमंत्रियों के कुछ विश्वस्त सलाहकार होते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो श्री नीतीश कुमार जी के बहुत उनको साथ देने वाले रहे, उनके हर पॉलिसी में लागू करने में, उन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को आपने धीरे धीरे करके इधर उधर खिसकाना शुरू कर दिया। ये आपने किया, जो पूरे बिहार की जनता देख रही है। जब श्री नीतीश कुमार जी ने फिर हार तार कर अपनी पार्टी को बचाने के लिए जब आपसे कमान छीनी, तो आपने एक अलग दल बना लिया, और उस दल का समझौता किससे किया? तो एनडीए से किया। और 2015 का विधानसभा चुनाव आपने, मुझे लगता है कि 23-24 सीट पर आप चुनाव लड़े और जीते आप अकेले। ये हैसियत रही आपके राजनीतिक दल की। उसके बाद आपने फिर क्या किया? फिर आप लालू जी के साथ मिले, और लालू जी से मिलकर सबसे पहला काम आपने क्या किया पार्टी के लिए? तो अपने बेटा को आपने विधान परिषद का मेंबर बनवा दिया। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब आपकी फिर भयंकर हार हुई, तो फिर उधर से पाला बदलकर जब नीतीश कुमार जी चले आए थे कहिए एनडीए में, महागठबंधन छोड़कर, तो आपने 19 के बाद फिर लौट गए आप नीतीश कुमार जी के पास। और 2020 के चुनाव के बाद फिर आपने अपने पुत्र को उस कैबिनेट में मंत्री बनवा लिया। और उसके बाद फिर आपके मन में क्या थी कि उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे आपकी एक्टिविटीज से ही लगने लगा था कि आप नीतीश कुमार का विरोध करने लगे। आप बार बार कहते थे कि मेरे परिवार के सदस्य भी कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना है, लेकिन अचानक आपने निर्णय लिया और तुरंत चले गए दिल्ली और एनडीए का आप हिस्सा हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा श्री मांझी साहब से कि सामाजिक न्याय वर्ग की बात कहना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाइए। आज आप देख रहे हैं ना, बहुत बाबा लोग घूम रहे हैं, बिहार भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रवचन में क्या कहते हैं? प्रवचन में कौन रहते हैं? हमारे वही अनुसूचित जाति की भीड़ है, महिलाओं की, बच्चों की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के। चूँकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं और वो ताली बजा रहे हैं वैसी भी बातों पर जो वस्तुतः हिंदू धर्म के शूद्रों के लिए कतई उचित नहीं है। और ये बाबा लोग धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हिंदू धर्म का क्या प्रचार करेंगे? वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध बात कर रहे हैं, वो कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मांझी साहब, आने वाली जो पीढ़ी होगी निश्चित तौर पर आपसे भी, आपको भी याद करेगी कि आपने क्या रोल अदा किया। अभी भी वक्त है, आप सामाजिक न्याय के साथ आइए। यदि आप आएंगे तो हो सकता है कि देश में और भी जो बहुत से सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा से अलग बह रहे हैं, उन पर भी असर पड़ेगा और वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित तौर पर भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता वाली संविधान समिति ने जो संविधान बनाया, उसके विरुद्ध क्या क्या खेल हो रहे हैं वो आप ही देख रहे हैं। आपने देवराय साहब का लेख भी पढ़ा होगा और उस एजेंडे के साथ आप चले गए हैं। आपको सोचना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नेतृत्व वाला संविधान अगर बदला जाता है तो सामाजिक न्याय का क्या होगा। ये वीडियो आप सभी लोगों को के नॉलेज में मैं दे रहा हूँ कि बेवजह प्रतिदिन अगर कुछ भी आप ट्वीट करते रहेंगे तो इससे देश की जनता का, सामाजिक न्याय की जनता का भला नहीं कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय की जनता देख रही है कि आप किनका साथ दे रहे हैं। आप उन शक्तियों का साथ दे रहे हैं जो सामाजिक न्याय के लिए कभी भी प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। आज बिहार सरकार ने श्री
नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव जी ने एक लकीर खींची है और पूरे देश में सामाजिक न्याय के लोग जग गए हैं और हर राज्य में जातिगत गणना की मांग हो रही है और ये आज न कल जल्द ही होकर रहेगा, चूँकि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा भी है कि हम इसके विरोधी नहीं हैं। तो इसका साथ दीजिए। और जो बिहार में सामाजिक न्याय के SC, ST, EBC, BC का आरक्षण 50% से 65% हुआ है, इसका दिल खोल कर समर्थन कीजिए कि सभी राज्य अगर जातिगत गणना कराकर और आरक्षण को बढ़ाते हैं तो यह हमेशा याद किया जाएगा सदियों तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।